हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे कौन सा HPTGT मेडिकल कमीशन में जो है साइकोलॉजी पोर्शन जो आया था आपका, साइकोलॉजी पोर्शन, ठीक है। यानी CDP से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 16 दिसंबर 2025 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में 15 दिसंबर के हमने ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लिए थे। नेक्स्ट हमने 16 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन एनालाइज किए थे। आज हम करेंगे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें साइकोलॉजी का, अ चाइल्ड हु अचीव्स प्रोफिशिएंसी इन फाइन मोटर एक्टिविटीज थ्रू कंप्लीट कंट्रोल ओवर फिंगर्स डेमोन्स्ट्रेट विथ सिक्वेंशियल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो उंगलियों पर संपूर्ण नियंत्रण से जो है सूक्ष्म हस्तचलन, ठीक है, यानी फाइन मोटर जिसको हम बोलते हैं, यानी उंगलियों से जो है संपूर्ण जो हमारा फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाती है, तो उस गतिविधि में निपुणता हासिल करने वाला बच्चा विकास की किस क्रमिक दिशा को दर्शाता है। तो जो बच्चा फाइन मोटर स्किल में जो है उसका जो है डेवलपमेंट हो जाता है, तो किस क्रमिक दिशा को दर्शाता है डेवलपमेंट की, ठीक है। तो हमने देखो डेवलपमेंट के जो है ये टाइप अच्छे से सॉल्व किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन था डिफरेंशिएशन इन रेट, सेकंड था जनरल टू स्पेसिफिक, नेक्स्ट था सेफेलोकोडल ट्रेंड, नेक्स्ट था प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन डी, ठीक है। यानी जो प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड जो होता है हमारा समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति जो होती है, तो इसमें क्या होता है, तो यानी बच्चे का विकास जब होता है तो शरीर के बीच से, जैसे मान लो ये बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब जो शरीर के बीच से जो है, बीच से जो बाहर की ओर, शरीर के बीच से बाहर की ओर, जैसे इसके बाजू हो गए ये, तो शरीर के जो बीच से उसके बाहर की ओर जब विकास होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। यानी बच्चे का विकास जो हो रहा है शरीर के बीच से बाहर की तरफ हो रहा है। यानी पहले बच्चा क्या करता है, जो इसके यहाँ पे कंधे होते हैं, सबसे पहले उसका कंधे पर कंट्रोल होता है, कंधे पर कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कंधे से कंट्रोल उसका कहाँ आता है, आर्म्स पर, बाजू पर कंट्रोल आता है, ठीक है। फिर बाजुओं से उसका कंट्रोल आता है हाथ पर, ठीक है। और फिर हाथ से उसका कंट्रोल कहाँ आएगा, उंगलियों पर, ठीक है, उंगलियों पर, लास्ट में फिंगर। तो जब बच्चा जो फाइन मोटर स्किल जो हम उसको बोलते हैं, यानी उंगलियों पर उसका जो विकास हो जाता है उसको हम फाइन मोटर स्किल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी वो जो अपनी, पहले तो बच्चा ग्लास भी कैसे पढ़ता है, पूरा हैंड कैसे करता है, पूरे हैंड में ऐसे जो है ग्लास को दबा देता है, ठीक है। बट बाद में जब उसका जो है उसके जो क्या बोलते हैं फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाती है, तो उसका मतलब वो देखो दो उंगलियां और एक अंगूठा जो उससे ग्लास पकड़ता है, ठीक है। पेन भी फिर वो ऐसे पेन पेंसिल अच्छे से पकड़ना से, इसका मतलब क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं, जो बाकी ऑप्शन है इसमें, जैसे मान लो इसमें जो सेफलोकोडल ट्रेंड जो होता है, तो सेफलोकोडल ट्रेंड जो होता है हमारा, देखो सेफलोकोडल ट्रेंड में क्या होता है, बच्चे का विकास जो सिर से पाँव की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, सिर से पाँव की तरफ, सिर से पाँव की तरफ जब बच्चे का विकास होता है तो उसको बोलते हैं सेफलोकोडल, यानी हेड टू टो, ठीक है। हेड टू टो क्या होता है आपका, इसमें बच्चे का सेफलोकोडल जो जब उसका सेफलोकोडल डेवलपमेंट हो जाता है। और जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक में आता है हमारा, जैसे मान लो कि जनरल यानी बच्चे की जो होल बॉडी जो होती है, होल बॉडी जनरल में ही काउंट करते हैं, होल बॉडी का किसी जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक मोमेंट उसका, ठीक है, होल बॉडी टू पर्टिकुलर मोमेंट। और डिफ्रेंशिएशन रेट की बात करें तो ये तो स्पीड की बात करता है, जो डिफ्रेंशिएशन रेट होता है जो स्पीड की बात करता है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, स्पीड इन रेट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, जो इन पॉलिसी इंटरवेंशन विच इज जनरली द मोस्ट कॉमन मेजर बैरियर टू अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। यानी जेंडर इक्वलिटी की बात की गई इसमें, जो नीतिगत हस्तक्षेपों में पॉलिसी इंटरवेंशन में सामान्यतः जेंडर समानता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है। बाधा पूछी इसमें, तो सबसे बड़ी बाधा कौन सी होगी, सोशल माल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होता है, सामाजिक कुप्रथाएं, या फिर जो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक समान पहुंच। अगर शिक्षा तक समान पहुंच है तो जेंडर समानता प्राप्त करने में तो कोई बाधा ही नहीं हो सकती। अगर समान पहुंच है तो ये तो इसका क्या है, ये बाधा नहीं हो सकती, बैरियर नहीं हो सकता। सामाजिक जो सोशल माल प्रैक्टिसेस है, ये भी तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड कल्चरल नॉर्म, जेंडर रूढ़िवाद और सांस्कृतिक मानदंड क्या होते हैं, ये हो सकते हैं जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी, जेंडर तटस्थ नीति। तो ऑप्शन आना था करेक्ट, ऑप्शन सी। अब इसका ऑप्शन सी क्यों था, देखो जेंडर स्टीरियोटाइप एंड कल्चरल नॉर्म्स की अगर बात करूं,
देखो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, तो इसमें पहले ही ऑलरेडी डिसाइड होता है कि बॉय शुड डू दिस, ऐसा होता है ना हमारी सोसाइटी में कि लड़का ये करेगा लड़की ये करेगी। तो ये थिंक क्या करती है, दिस थिंकिंग लिमिट्स अपॉर्चुनिटी को जो क्या कर सकती है, सीमित कर देती है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी जो होती है, क्योंकि जो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है ये लड़के लड़कियों में भेदभाव करता है, तो ये जेंडर समानता प्राप्त करने में सबसे बड़ी क्या है, बाधा कहलाती है, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी की अगर बात करूँ मैं, तो उसमें क्या होता है, सोच पे माइंडसेट जो किसी का कैसा ही होता है, किसी का कैसा ही होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आना था, इसमें आना था ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, विच ICT टूल्स हेल्प्स प्रोफेशनल कोलाबोरेट इन रियल टाइम। कौन सा ICT टूल जो है हेल्प करता है प्रोफेशनल कोलाबोरेट इन रियल टाइम, कौन सा ICT उपकरण ऐसा है जो वास्तविक समय रियल टाइम में सहयोग करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए क्या है इसमें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर क्या एक ICT का टूल है जो में रियल टाइम में जो है वास्तविक समय में जो है कोलाबोरेट करने में जो है हेल्प करता है। या फिर प्रिंटेड मेमोज, मुद्रित ज्ञापन हो सकता है, जो प्रिंटेड आपने आपके पास प्रिंटेड ज्ञापन है वो हो सकता है। वो तो रियल टाइम, देखो रियल टाइम होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जैसे आप जो है अगर अभी तो चलो मैं आपको एक इसके वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, अगर लाइव क्लास चल रहे होते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे सामने चल रही होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम कोलाबोरेशन हमारे बीच में हो रही है। अगर मान लो हम अभी लाइव चले होते तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रही तो वहाँ से आप अपना रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है, आपके डाउट भी होते हैं मैं उनको क्लियर कर रही होती, तो वो होता है हमारा रियल टाइम जो कोलाबोरेशन होता है, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट नहीं हो सकता, वर्ड प्रोसेसर नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन सी, क्या आना था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच पॉलिसी एम्फेसाइजेस इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। कौन सी नीति सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा पर जोर देती है। अब देखो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको मैंने बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सभी के लिए समान शिक्षा और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देती है। तो कौन सी पॉलिसी देती है इनमें से, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये देखो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये देखो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी, समान गुणवत्तापूर्ण, यहाँ पे इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, तो इसमें आंसर आना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस पे एम्फेसाइज करती है कि हर बच्चा, हर वर्ग, हर जगह से जो अच्छी और समान शिक्षा पाए। वो किसी भी वर्ग से हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, किसी भी प्लेस से हो सकता है, वो जो है अच्छी और क्या करे, समान शिक्षा जो है प्राप्त करे। एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल इक्वल एंड क्वालिटी बेस्ड। तो ये कौन बात करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसके अलावा बात करें NP 1986, ये हमारी क्या थी, हमारी जो है NP 19, ये पुरानी क्या थी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है। अगर NCF की बात करूँ तो NCF ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है। और RTE 2000 ये क्या हमारा, ये एक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या एक अधिकार है। तो इसके अलावा ऑप्शन क्या आना था हमारा, ऑप्शन सी 2020, NEP 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सिग्नल्स दैट अ क्लासरूम इज लर्नर सेंटर्ड। क्या संकेत देता है कि कक्षा शिक्षार्थी केंद्रित हो, ठीक है। अब कक्षा कैसी होनी, ये मतलब इसमें से क्या संकेत देगा, जो कक्षा यानी लर्नर सेंटर हो रही है, कि यानी जो हमारा शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, उसको केंद्र मान के जो है क्या बोलते हैं, शिक्षा दी जा रही है। तो इनमें से कौन इंगित करेगा ये, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, स्टूडेंट्स एक्टिवली इंटरेक्ट विद मटीरियल्स एंड पीयर्स। जब छात्र सामग्री और साथियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं, मतलब जो उनकी सामग्री है यानी एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से बच्चों जो क्या करें, इंटरेक्ट कर रहे अपने साथियों के साथ, मटीरियल्स जो उसको शेयर कर रहे एक दूसरे के साथ। बी ऑप्शन बोलता है लर्नर्स लिसन टू एक्सटेंडेड टीचर एक्सप्लेनेशन। शिक्षार्थी शिक्षक के लंबे व्याख्यान सुनते हैं। ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा लेक्चर मेथड हो गया, ठीक है। ये तो हमारा लर्नर सेंटर्ड नहीं होता, ये कैसा होता है हमारा टीचर सेंटर्ड। सी ऑप्शन है ऑल टास्क फॉलो अ
प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट, सभी कार्य पहले से निर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार होते हैं। मतलब अगर पहले से ही स्क्रिप्ट निर्धारित कर चुकी है, आपको सिर्फ वही वहाँ पे पढ़ाई जाए, वही टास्क करवाया जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो तो उसमें तो एक्टिव नहीं रह सकता बच्चा, यानी इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लर्नर सेंटर्ड नहीं हो सकती। डी ऑप्शन क्या होता है, स्टूडेंट वर्क साइलेंटली विदाउट कोलाबोरेशन, छात्र बिना सहयोग के चुपचाप काम करते हैं। अगर बच्चे चुपचाप काम करें तो क्या बोलते हैं उसमें, वो जो है लर्नर सेंटर्ड नहीं हो सकता। लर्नर सेंटर्ड का मतलब है जब आप जो है एक बच्चे को केंद्र मान के जो है उसके अनुसार, उसकी एक्टिविटी के अनुसार, उसके सहूलियत के हिसाब से जो उसको टीच करवा रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो। तो जब छात्र जो है सामग्री और साथियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं तो क्या होती है हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड जो है क्लासरूम होगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET, ठीक है, NCVET का मतलब क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल, ठीक है, एन का मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसका मतलब ये। तो किसके लिए उत्तरदायी है ये, तो किसके लिए उत्तरदायी होगा ये, क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन देखते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइडर्स, यानी कौशल विकास प्रदाताओं के लिए मानक निर्धारित करना, या फिर रनिंग प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित। देखो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आएगा। देखिए विद्यालय स्तर के नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम का डिजाइन नहीं करता ये, ना ही विद्यालय स्तर की नौकरी उन्मुख परीक्षाओं का संचालन करता है, और ना ही जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के जो है पाठ्यक्रम को संचालित। तो करेक्ट आंसर क्या आना था इसका, ऑप्शन ए, यानी जो NCVET का जो काम है वो क्या करता है, वो चेक करता है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल कोर्सेज, क्या करता है, चेक क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल्स कोर्सेज, ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये देखता है कि स्किल ट्रेनिंग सही लेवल की है या नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, इन सब को चेक करता है कि क्वालिटी सही है कि नहीं, टीचर ट्रेनिंग जो स्किल ट्रेनिंग है वो सही लेवल की है या नहीं, या फिर सर्टिफिकेट जो बन रहा है वो वैलिड है या नहीं है। तो ये इसका काम होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आना था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन जेनेटिक्स अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म प्राइमरीली टू, आनुवांशिकी में टेस्ट क्रॉस मुख्य रूप से किया जाता है, जो जेनेटिक होता है आनुवांशिकी जो होता है उसमें जो है जो टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो उसका जो है मुख्य रूप से किया जाता है। क्यों, इसका जो ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, इंट्रोड्यूस अ डिजायर्ड ट्रेट फ्रॉम अ डोनर पेरेंट इनटू अ रिकरेंट पेरेंट जीनोम, ठीक है, यानी जो दाता जनक से इच्छित गुण को पुनरावृत्ति जनक के जीनोम में प्रविष्ट कराने के लिए, या फिर दो शुद्ध प्रजनन करने वाले जनकों से एक नई F1, एक नई जो पीढ़ी जनरेशन बनाने के लिए, या फिर प्रभावी लक्षण व्यक्त करने वाले व्यक्ति के अज्ञात जीनोटाइप का निर्धारण करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी समजात अप्रभावी जीव की जीवन क्षमता का निर्धारण करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर आना था इसका आना था ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी का मतलब क्या है कि जो हमारा जेनोटाइप होता है, ठीक है, जेनोटाइप की बात की गई है ना यहाँ पे, जेनोटाइप जो हमारा जो मान लो कि अगर पौधा जो डोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है, मैंने थ्योरी में करवाया था, अगर पौधा डोमिनेंट दिख रहा है तो पता नहीं वो प्योर है या हाइब्रिड है, हमें पता नहीं। तो अगर मान लो पौधा डोमिनेंट दिख रहा है मतलब जिसका जो अधिक प्रभावी है, तो उसमें जो प्योरिटी पता नहीं वो प्योर है या हाइब्रिड है। तो हम जो उसको चेक कैसे करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस चेक करके जो उसको पता कर सकते हैं कि पौधा जो है प्योर है या हाइब्रिड है, ठीक है। यानी टेस्ट क्रॉस करने का फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, डोमिनेंट इनटू रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जीनोटाइप एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड। आ गया टीचर सेंटर्ड मेथड भी, ठीक है। तो अभी देखो इसमें लर्नर सेंटर्ड भी पूछा गया है टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो इसका देखो अन्वेषण विधि कभी भी जो टीचर सेंटर्ड नहीं हो सकती, ये हमारा होता है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। तो ये नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा होता है, लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है अपनी जो है नॉलेज जो है बिल्ड करता है, ठीक है। अब ब्रेन स्टॉपिंग भी किस में आएगा, लर्नर सेंटर। तो बचता क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या आना था हमारा आना था टीचर सेंटर, ठीक है। टीचर सेंटर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड था हमारा कौन सा, टीचर सेंटर्ड। इसमें देखो टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि टीचर एक्टिव रहेगा। अगर आपको कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, टीचर एक्टिव रहता है। टीचर का रोल जो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। यानी टीचर शो स्टूडेंट वॉच, टीचर इज एक्टिव, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, और बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉच कर रहा है। टीचर एक्सपेरिमेंट दिखाता है, बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होगा, टीचर दिखाएगा, बच्चे देखेंगे। तो ये हो गया टीचर सेंटर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेडियो एंड टेलीविजन आर क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो रेडियो और वो क्या टेलीविजन, वो किस प्रकार के संचार में आते हैं, कमर्शियल कम्युनिकेशन या फिर लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। तो 9 का करेक्ट आंसर आना था मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो एंड टेलीविजन है वो किस में, कौन से कम्युनिकेशन में आते हैं हमारे, तो आते हैं हमारे मास कम्युनिकेशन, यानी मास जनसंचार जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। जनसंचार, ठीक है, जनसंचार। बाकी जो कमर्शियल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्यावसायिक कमर्शियल। जो रेडियो होता है तो मतलब मान लो रेडियो टीवी है तो केवल व्यापार के लिए तो नहीं होता ना, रेडियो टीवी सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए तो नहीं हो सकते ना। उसमें क्या होता है, उसमें जो जानकारी समाचार भी हम जो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जानकारी मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो कमर्शियल होता है ये व्यापारिक संचार के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कमर्शियल जो होगा सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक संचार के लिए। तो ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये व्यक्तिगत संचार हो गया, स्थानीयकृत संचार हो गया। तो मास कम्युनिकेशन क्या हमारा, रेडियो एंड टेलीविजन मास कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी एक माध्यम से एक साथ बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचाना, इसी को हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन की। इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक साथ एक माध्यम से बहुत सारे लोगों तक क्या पहुंचाना, सूचना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, ठीक है। इसी को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी वन सोर्स कम्युनिकेट्स विद द लार्ज ऑडियंस एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 विच फीचर डिफाइंस एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सा गुण एक समावेशी कक्षा को परिभाषित करता है। देखो बच्चों, आपने जो अगर जेबीटी कमीशन का एग्जाम देना है तो याद रहे कि इंक्लूसिव एजुकेशन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं बहुत, बट इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अच्छे से जो है नॉलेज ले लेना, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही है कि कौन सा गुण एक समावेशी कक्षा को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सहायक सीखने का वातावरण, या फिर फिक्स टीचिंग मेथड। देखो फिक्स टीचिंग मेथड कभी भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है परिभाषित नहीं कर सकता है। सिलेक्टिव एंट्री, देखो चयनात्मक प्रवेश भी नहीं हो सकता। कंपटीशन फोकस, प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित होना। तो हमारा समावेशी शिक्षा क्या आएगा आंसर, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जो समावेशी शिक्षा अगर बच्चे को दी जा रही है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स फील सेफ, हर बच्चा सुरक्षित फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे एंड सपोर्टेड फील करे, ठीक है। तो यहाँ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात आ गई। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑल स्टूडेंट्स फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड। उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव जो है क्लासरूम होगा। फिक्स टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूं, फिक्स टीचिंग मेथड की, ठीक है,
तो फिक्स टीचिंग मेथड में क्या होता है कि स्थिर शिक्षण विधियाँ, यानी सेम मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट, सब बच्चों के लिए सेम मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो ये तो हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं आ सकता। अगर सिलेक्टिव एंट्रीज की बात करूँ मैं, यानी चयनात्मक प्रवेश हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर अलाउड, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ उनको अलाउ किया जा रहा है, केवल कुछ बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन क्या बोलता है हमारा, ऑप्शन डी कंपटीशन फोकस, यानी प्रतिस्पर्धा पर जोर। अगर फोकस ओनली ऑन रैंकिंग एंड विनिंग पे अगर कर रही हो, यानी सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो आपके इंक्लूसिव क्लासरूम में नहीं आ सकता है। तो इंक्लूसिव में क्या आता है, सपोर्ट नॉट सिलेक्शन, ठीक है। इंक्लूसिव में हमेशा सपोर्ट की बात की जाती है, सपोर्टिव, तो इसका आना था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज प्राइमरीली कंस्ट्रक्टेड थ्रू। सामाजिक निर्माणवाद के अनुसार ज्ञान मुख्य रूप से किसके माध्यम से निर्मित होता है। तो अगर इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब, ठीक है। यानी जो अगर सामाजिक निर्माणवाद की बात करूं मैं, सोशल जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, देखो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में भी क्वेश्चन पिछले भी क्लास में हमने किया था, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सक्रिय सहभागिता के बिना विषय वस्तु का निष्क्रिय होना। देखो जहाँ पे बात आ गई किसकी, पैसिव ऑब्जर्वेशन की, तो सामाजिक निर्माणवाद हो ही नहीं सकता, ठीक है, विदाउट एक्टिव इंगेजमेंट। जहाँ पे सक्रिय सहभागिता के बिना की होती है, वो भी क्या हमारा नेगेटिव पॉइंट। कोलाबोरेटिव डायलॉग एंड शेयर्ड लर्निंग गाइडेड बाय द टीचर, शिक्षक के मार्गदर्शन में सहयोगात्मक संवाद और साझा अधिगम, ठीक है, साझा अधिगम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी, सोल रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, केवल पाठ्यपुस्तक और मानकीकृत मूल्यांकन पर निर्भरता, ये भी नहीं हो सकता। इंडिविजुअल मेमोराइजेशन परफॉर्म विदाउट सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया के बिना किया गया। देखो जब सामाजिक अंतक्रिया ही नहीं हो रही, तो सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आना था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी देखो पैसिव अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, इसमें निष्क्रिय अवलोकन की बात की जा रही है, बिना भागीदारी के देखना, तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी लर्निंग थ्रू डिस्कशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। अगर कोलाबोरेशन हो रही है तो लर्निंग थ्रू क्या आ सकते हैं यहाँ पे, लर्निंग थ्रू डिस्कशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग अ प्रोफेशनल सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या होता है, जो व्यावसायिक व्यक्तिगत के विकास का एक आवश्यक पहलू क्या है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, अवॉइडिंग फीडबैक फ्रॉम अदर, दूसरों से मिलने वाली प्रतिक्रिया से बचना, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोलता है, दूसरों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से बचना, यानी अवॉइडिंग फीडबैक की बात हो रही है, प्रतिक्रिया से बचना, तो ये तो क्या है, नहीं हो सकता। इग्नोरिंग पर्सनल वैल्यूज, मूल्य अनदेखा करना, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन बोलता है कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी निरंतर आत्मचिंतन और सुधार, तो यही तो है हमारा डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल सेल्फ के लिए, मतलब प्रोफेशनल सेल्फ इसमें हो रही है व्यक्तित्व के विकास का एक आवश्यक पहलू व्यावसायिक की, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, इवेलुएटिंग वन सेल्फ एंड इम्प्रूविंग कंटिन्यूअसली, खुद को जांचना और सुधार करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी में क्या था, प्रायोरिटी पर्सनल इंटरेस्ट ओवर एथिक्स, नैतिकता से ऊपर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दें, ये भी नहीं था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन हमारा है, विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन अ करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल कंसेप्ट टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी इसमें बात की जा रही है जो पाठ्यक्रम है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग रिफ्लेक्ट की बात की जा रही है। मेन वर्ड क्या है इसमें, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देखना था हमें, क्या देखना था इसमें के बाद क्या की, विच प्रिंसिपल करिकुलम, इसमें जो है और दैट लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम सिंपल कंसेप्ट टू किसमें, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग। तो मेन वर्ड क्या था हमारा, सिंपल कंसेप्ट टू सिंपल कंसेप्ट टू लर्निंग रिफ्लेक्ट्स, ये क्वेश्चन था हमारा, सिंपल कॉम्प्लेक्स टू लर्निंग रिफ्लेक्ट। यानी अगर ऑप्शन देखें हमें, इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस, ठीक है। जो द प्रिंसिपल रेलेवेंस की बात करूं, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस,
ठीक है। रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता की बात करें, यानी जीवन से जोड़ना, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, जीवन से जोड़ने, यानी लेवल प्रोग्रेशन नहीं, इसमें लेवल प्रोग्रेशन नहीं हो रही, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीवन से जोड़ रहे हो। ऑफ रेलेवेंस इंश्योरिंग दैट लर्निंग टॉपिक्स, ठीक है। प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है कि अधिगम विषय जो है शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स टू क्या बात की जा रही है, लर्निंग रिफ्लेक्ट की बात की जा रही है। तो 13 का इसमें करेक्ट आंसर होना था। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिल गया ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो पहले सीखी चीज़ों के आधार पर आगे सीखना। कॉन्टिन्यूटी क्या बोलती है, जो आपने पहले सीख लिया है तो उसके आधार पर जब आगे जो है सीख रहे हो तो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी ये इंश्योर करता है दैट अर्लियर एक्सपीरियंस गाइड लर्नर्स टुवर्ड्स डीपर लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। यानी जो यह सुनिश्चित करता है पूर्व अनुभव शिक्षार्थियों को गहरी समझ की ओर मार्गदर्शित करे। तो यही आना था इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिंतनशील शिक्षण अभ्यास का सहायक होता है। यानी चिंतनशील रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है अब यहाँ पे। विच ऑप्शन सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो रिजिड लेसन प्लान, देखो रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है उसमें रिजिड लेसन प्लान तो नहीं हो सकता। रिजिड लेसन प्लान का मतलब क्या है, लचीलापन नहीं है, ठीक है। तो वो तो हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती, रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होता है, रैंडम फीडबैक, यादृच्छिक प्रतिपुष्टि, यानी योजना रहित प्रतिक्रिया हो रही है, बिना आपके जो है प्लान के जो है प्रतिक्रिया हो रही, फीडबैक हो रही, तो वो भी नहीं हो सकता। डिजिटल पोर्टफोलियोज, यानी डिजिटल पोर्टफोलियोज का मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस, यानी शिक्षण कार्य का जो रिकॉर्ड रखकर सुधार करना, तो वही तो होती है हमारी रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस, यानी डिजिटल पोर्टफोलियोज, ठीक है। वर्बल रिकॉल नहीं हो सकता, ठीक है। डिजिटल पोर्टफोलियो का मतलब लिख लेना कि रिकॉर्ड रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी शिक्षण कार्य का रिकॉर्ड रखकर सुधार करना, ठीक है। तो इसका आना था ऑप्शन सी, ठीक है। वर्बल रिकॉल का मतलब क्या आता है, ऑप्शन डी में क्या दिया गया, सिर्फ याद करना तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द फर्स्ट स्टेप इन गाइडिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल प्रॉब्लम इज, विशेष समस्याओं वाले विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में पहला चरण कौन सा है। कोई विशेष जो अगर आपके पास समस्या वाला विद्यार्थी है तो उसके मार्गदर्शन में उसको गाइड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट इसमें ये दिया गया, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डायग्नोज प्रॉब्लम, या फिर आस्किंग पीयर फॉर सॉल्यूशन, या इग्नोरिंग द बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आपके पास जो है समस्या वाला कोई विद्यार्थी आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा समस्या की पहचान करना, यही फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही होगा। उसके बाद जो है डायग्नोसिंग प्रॉब्लम, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने का सोचते हैं, ठीक है। यानी जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोसिंग प्रॉब्लम, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा डायग्नोस करने का, यानी पहचान के डायग्नोस क्या करते हैं, जब हमने आइडेंटिफाई कर ली, पहचान कर ली समस्या की, उसके बाद हम जो डायग्नोस करते हैं सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद आस्किंग पीयर्स, फिर हम उसके बाद जो उसके पीयर ग्रुप से भी पूछ सकते हैं, डायग्नोस करते हैं ना, तो उसके हम जो स्टेप देख लेते हैं, तो आस्किंग पीयर्स हो सकता है। देन लास्ट जिसमें दिया गया इग्नोरिंग द बिहेवियर, गलत तरीका है, देखो हम बिहेवियर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हमें फर्स्ट स्टेप पूछा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम मोस्ट इफेक्टिवली फंक्शन व्हेन द टीचर, एक समावेशी कक्षा सबसे प्रभावी ढंग से तब कार्य करती है जब शिक्षक जो है रेस्ट्रिक्ट पीयर इंटरेक्शन टू प्रिवेंट इंस्ट्रक्शनल
इंटरप्शंस यानी शिक्षण संबंधी बाधाओं को रोकने के लिए सहकर्मी, देखो जो सहकर्मी होते हैं वो शिक्षण संबंधी बाधाओं को रोकने के लिए अगर सहकर्मी है तो एक समावेशी कक्षा में जो है ये प्रभावी ढंग से जो है कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमें पूछ रहा है ये, यानी जो एक समावेशी कक्षा सबसे प्रभावी ढंग से कब कार्य करती है, जब शिक्षक रेस्ट्रिक्ट करे पीयर इंटरेक्शन टू प्रिवेंट इंस्ट्रक्शनल इंटरप्शन, यानी जो शिक्षक जो है संबंधी बाधाओं को रोकने के लिए सहकर्मी। ये तो नहीं, देखो इसमें ऑप्शन ए की बात पता क्या हो रही है कि जो पीयर्स होते हैं, साथी जो होते हैं, उनके बीच जो बातचीत को रोकना सहयोग को सीमित करता है। ठीक है, अगर हम उन जो पीयर ग्रुप आपस में जो बातचीत करते हैं हम उनको ही रोक दें तो इसका मतलब भैया हम सहयोग को क्या कर रहे हैं, लिमिट दे रहे हैं, उसको हम जो है सीमित कर रहे हैं। ठीक है, समावेशी कक्षा में आपसी सीख, जो समावेशी कक्षा होती है वहाँ पे आपस में बच्चा सीख सकता है, चर्चा करके सीख सकता है, सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि उसको रोका जाता है। तो ये तो हमारा हो गया गलत ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि मिनिमाइज असेसमेंट वेराइटी टू मेंटेन ग्रेडिंग कंसिस्टेंसी, यानी ग्रेडिंग स्थिरता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन विविधता को कम करता है। यानी जो केवल एक प्रकार का जो मूल्यांकन करना, सिर्फ एक प्रकार का मूल्यांकन करना सभी विद्यार्थियों की सीखने की शैली को नहीं समझता है। जो सीखने, अगर आप एक प्रकार का असेसमेंट करें तो बच्चों की जो हर प्रकार के सीखने के स्टाइल को नहीं समझ सकता है। समावेशी कक्षा में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन आवश्यक होते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है, गलत स्टेप है। इसमें जो है मिनिमाइज नहीं होना चाहिए था, इसमें अलग अलग टाइप से आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हो। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, यूजेस यूनिफॉर्म टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू इंश्योर इक्वल एक्सपोजर फॉर ऑल लर्नर्स, यानी जो आप जो है सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना। ठीक है, यूजेस यूनिफॉर्म टीचिंग, सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना समानता या इक्वलिटी दर्शाता है। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे समानता या असमानता इक्वलिटी को दर्शाता है। लेकिन समावेशन में जो है, इंक्लूजन में जो है न्याय यानी इक्विटी जरूरी है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, इक्विटी बहुत जरूरी है, न्याय बहुत जरूरी है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। जबकि इसमें क्या बात करें, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एक समान शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करता है। देखो एक समान रणनीतियों का उपयोग नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सभी बच्चों को एक तरीके से पढ़ाना क्या होता है, समानता दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। लास्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया था, अप्लाई डिफरेंशिएटेड पेडागोजी एड्रेसिंग डाइवर्स कॉग्निटिव एंट्रीज पॉइंट, यानी विभिन्न संज्ञानात्मक प्रवेश बिंदु को संबोधित करने वाली विभेदी शिक्षा शास्त्र लागू करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी क्या बोल रहा है हमारा, जो विभेदीकृत शिक्षण होता है, डिफरेंशिएटेड पेडागोजी का अर्थ है क्या, बच्चों की क्षमताओं, जरूरतों और समझ के स्तर के अनुसार जो अगर पढ़ाने की विधि बदलना। ठीक है, अगर आप बच्चों की क्षमताओं के अनुसार, उनकी समझ के स्तर के अनुसार पढ़ाने की विधि को बदलना, यही समावेशी कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चों की देखो डिफरेंट बच्चे मिलेंगे आपको इंक्लूसिव क्लासरूम में, जो समावेशी कक्षा में जो हर टाइप के बच्चे मिल सकते हैं। तो वहाँ पे जो है बच्चे को जो आपने, अगर आप समावेशी कक्षा अगर आप चाह रहे हो तो यानी हर बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षण का तरीका होना चाहिए, हर बच्चे के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में भी। तो ऑप्शन डी क्या आना था, इसका करेक्ट आंसर आना था। तो ये तो थी हमारी जो है 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मेडिकल के एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी शिफ्ट थी ये, सेकंड शिफ्ट। अब इसकी लास्ट शिफ्ट जो है थर्ड शिफ्ट हम कवर करेंगे, उसके बाद 17 को जो है सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, 17 वाला, उसके बाद हम नॉन मेडिकल के जो है जो क्वेश्चन पूछे गए वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड जो भी जेबीटी एस्पिरेंट है उन तक जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो है जेबीटी कमीशन के लिए जो है इन जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन से जो बहुत हेल्प मिल सकती है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ज़रूर जेबीटी एस्पिरेंट तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।